गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। कौन सा कर रहे हैं हम लोग? बाकी बिजी हैं क्या? द कंपनीज एक्ट 2013। चलिए, उसमें हमने सेक्शन 7 से स्टार्ट करा था, जो बात करता है इनकॉर्पोरेशन। थोड़ा रिवाइज करते हैं लास्ट क्लास को, फिर आगे बढ़ेंगे। नाउ, एक कंपनी को बनाना है कितने डॉक्यूमेंट? 4 इंफॉर्मेशन। फर्स्ट डॉक्यूमेंट एमओए, एओए, हाँ बोल सकते हो ना। फर्स्ट डॉक्यूमेंट एमओए, एओए, सीए डिक्लेरेशन, सब्सक्राइबर। सीए डिक्लेरेशन में क्या? ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट एंड रूल मेड देयर अंडर आर कंपाइल्ड। अच्छा, सब्सक्राइबर डिक्लेरेशन में कितनी चीज? फर्स्ट, आई एम नॉट conduct of any offense, I am not guilty in fraud or misprision, all the information are true and correct and best of my knowledge and ठीक है। ये कौन बोल रहा है? चलो, 4 इंफॉर्मेशन। फर्स्ट, कॉरेस्पॉन्डेंट, बिजनेस एड्रेस, particulars of first subscriber, particulars of first direct, including DIN, particulars of interest in other entity। यही था, ठीक है। ये किसको जाएंगे? jurisdictional ROC, jurisdictional ROC, where the registered office proposed to be situated, उस ROC के पास जाएंगे। Now subsection 2, issue सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सबसेक्शन 3, अलॉटमेंट ऑफ सिन, जो कहां पे मेंशन होगा? COI में, ठीक है। सबसेक्शन 4, मेंटेनेंस ऑफ डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन, कहां पर? एट रजिस्टर ऑफिस टिल डिसोल्यूशन तक। सबसेक्शन 5, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन वी फाइंड व्हाट? इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, फॉल्स इंफॉर्मेशन और सप्रेशन ऑफ मटीरियल फैक्ट। देन कौन बन जाएगा? सभी जाएंगे। कौन से सेक्शन में? 447 में। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पता चलता है गड़बड़ हुई है इनकॉर्पोरेशन में, तो फिर प्रमोटर, फर्स्ट डायरेक्टर और जिसने डिक्लेरेशन दिया, कौन से सेक्शन में जा रहे हैं? 447, राइट। चलिए आगे बढ़े। ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल पढ़िए सर, पेज नंबर 83, ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल सबसेक्शन 7। आई होप आप सभी उस पे आ गए होंगे। चले सर, ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल क्या कह रहा है? वेयर, व्हाट डू मीन ऑफ ट्राइब्यूनल? फर्स्ट एनसीएलटी है ना, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, लिख लीजिए। आईसीआई कुछ भी बोल सकता है, एनसीएलटी भी बोल सकता है, ट्राइब्यूनल भी बोल सकता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल भी बोल सकता है। अच्छा, क्या काम करते हैं लोग? ये ट्राइब्यूनल वाले क्या काम करते हैं? जो भी कंपनीज एक्ट में हम पेनल्टी, इम्प्रिजनमेंट, फाइन वगैरह देखेंगे ना, अरे यस या नो? हाँ, इनकी एप्लीकेशन, इनके कोर्ट कौन होगा? ट्राइब्यूनल। कौन रिजॉल्व करेगा इनके बीच के मैटर्स? ट्राइब्यूनल, ठीक है। बेटा बात नहीं चाहिए, अगर बात करनी है तो प्लीज बाहर जा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ कि आपकी बात से मुझे कोई प्रॉब्लम है, राइट। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? आवाज वहां तक नहीं पहुंची। हाँ, आपसे पूछ लो, मुझसे पूछ लो, क्या पूछना है बताओ। हाँ, फिर से समझा दूंगा। अभी हमने कुछ स्टार्ट नहीं करा, सबसेक्शन 7 पढ़ा, उसमें एक लाइन पढ़ी ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल। हमने ट्राइब्यूनल का मतलब समझ रहे हैं। ट्राइब्यूनल को आईसीए 3 नाम से जानती है, एक तो ट्राइब्यूनल, एक एनसीएलटी, एक नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। हम नेक्स्ट बात ये कर रहे थे चर्चा कि इनके फंक्शंस क्या है, क्या काम करते हैं। तो जो भी मैटर्स होते हैं इन कंपनीज एक्ट, उनको रिजॉल्व कौन करता है? ट्राइब्यूनल। जैसे हमारे लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है मेरठ का, इसको हम कचहरी के नाम से जानते हैं, ऐसी जो भी मैटर्स होंगे कंपनीज एक्ट में, उनका रिजोल्यूशन कौन करेगा? इनकी कचहरी है एनसीएलटी, ठीक है। चले आगे।
ठीक है, तो ऑर्डर आया किसका? ट्राइब्यूनल का। पढ़िए, वेयर अ कंपनी हैज बीन गॉट इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग फॉल्स और incorrect information or representation or by suppressing any material fact or information in any of the documents or declaration filed। अच्छा, जो सबसेक्शन 5 और 6 पढ़ा था उसकी बात कर रहा है। अगर ऐसा ऐसा हुआ, कैसा कैसा? एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन हम कौन? सब्सक्राइबर, डायरेक्टर या सीए, हमने गलत इंफॉर्मेशन दे दी। किसको? आरओसी। आरओसी क्या कह रहा है? आपको पेनल्टी लगेगी कौन से सेक्शन में? बट अगर हमने जानबूझ के नहीं दी, क्योंकि वहां क्या था? विलफुल मिसस्टेटमेंट, फ्रॉडुलेंट मार्क करा था ना। ये कौन प्रूफ करना चाह रहा है? आरओसी। क्या आपने जानबूझ के दिया? हम क्या प्रूफ करेंगे? हमने जानबूझ के नहीं दिया। किसको प्रूफ करोगे? ट्राइब्यूनल को। आप पे एलिगेशन किसने लगाया? आरओसी। वो तो नहीं सुनेगा, उसने तो लगा दिया एलिगेशन। किसको सुनाओगे अपनी बात? ट्राइब्यूनल को। तो यही बोल रहे हैं कि ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो आप ट्राइब्यूनल के पास मूव करोगे। नाउ डिक्लेरेशन फाइल एंड मेड फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ सच कंपनी बाय एनी, थर्ड लाइन पढ़ते हैं, बाय एनी फ्रॉडुलेंट एक्शन। मार्क करेंगे, by any fraudulent action। अगर ट्राइब्यूनल भी क्या डिसाइड कर लेता है? You are doing fraudulent action, then आगे बोल रहा है then the tribunal may on application made to it by ROC, okay, on being satisfied, वो satisfy हो जाता है that the situation so warrant, okay, तो वो ऑर्डर पास करेगा। ये 5, ठीक है ना। कब ऑर्डर पास करा उसने? जब सबसेक्शन 5 और 6 में हम एग्रीड बन के, हम कौन? एज एन सब्सक्राइबर, एज एन फर्स्ट डायरेक्टर, एज एन सीए किसके पास गए थे गुहार लगाने? ट्राइब्यूनल के पास। मगर ट्राइब्यूनल ने भी क्या पाया? यू आर डूइंग फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यू आर प्रोवाइडिंग इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, यू आर सप्रेस मटीरियल फैक्ट। तो ट्राइब्यूनल के ऑर्डर आएगा। क्या ऑर्डर आएगा? हमारे हित में आएगा, फेवर में, अगेंस्ट आएगा। तो ठीक है, ये 5 ऑर्डर आ सकते हैं, इनमें से कोई एक भी आ सकता है, 5 भी हो सकते हैं, ठीक है। ट्राइब्यूनल जो चाहे वो ऑर्डर पास कर सकता है। अभी पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर ट्राइब्यूनल का। पढ़िए, पॉइंट नंबर ए, ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर पास करा, ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल, ठीक है। ट्राइब्यूनल पास सच ऑर्डर फॉर रेगुलेशन, कॉमा टू कॉमा छोड़ना होता है लॉ में, ओके। तो क्या कह रहे हैं? पास सच ऑर्डर, कॉमा टू कॉमा छोड़ रहे हैं, फॉर द रेगुलेशन और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग चेंजेस इफ एनी इन इट्स मेमोरेंडम आर्टिकल इन पब्लिक इंटरेस्ट और इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड इट्स मेंबर एंड क्रेडिटर्स। वो बोल रहा है कि वो ऐसा ऑर्डर पास करेगा जो किसके फेवर में हो? पब्लिक इंटरेस्ट के फेवर में हो, मेंबर्स के फेवर में हो और क्रेडिटर्स के फेवर में। सही बात है ना। कंपनी में पैसा किसने लगाया? मेंबर्स ने, क्रेडिटर्स ने। क्रेडिटर 2 टाइप के होते हैं, फाइनेंशियल, बैंक्स एंड ऑपरेशनल, जो गुड्स देते हैं। अरे ऐसे ना, उनका पैसा ना डूब जाए, ट्राइब्यूनल ऐसा ऑर्डर पास करे, ठीक है, ओके। क्या ट्राइब्यूनल ऐसे बोले नहीं हम तो वाइंडिंग अप कर रहे हैं कंपनी को? नहीं, गलती हो गई है तो उसको सुधारा जा सकता है। और जिन लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया उनके पैसे को क्या करे ट्राइब्यूनल? प्रोटेक्ट करे, ऐसा ऑर्डर पास करे। अच्छा, ट्राइब्यूनल इज एन जुडिशियल, जुडिशियल समझते हो? जुडिशरी, अरे जज, यस, जज को बोला जाता है जुडिशियरी। रीजन में आप लॉ पढ़ रहे हो तो ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। 2 टर्म्स हैं, क्वासी जुडिशरी एंड जुडिशरी। ये नहीं लिखा बट पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। 2 टर्म्स हैं, एक तो जुडिशरी और एक क्वासी व्हाट? जुडिशरी। सेम है डिफरेंट है? नाम अलग है तो डिफरेंट है ना। क्या डिफरेंस है जी?
ये कोई नहीं बताएगा क्या डिफरेंस है, कुछ भी जो लगता हो। ओके, ये तो एग्जाम्पल बता दिया। और हाँ जी, चलो मैं बताता हूँ। जुडिशरी, हर कोई जुडिशरी नहीं बन सकता। जुडिशरी बोला जाता है जजेस को, राइट। अच्छा, कुछ जगह जजेस की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हमने एक एक्ट समझा था, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996। वहां पे क्या होता था, अगर दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया, जैसे आपके और आपके भाई के बीच, तो आपके पापा मम्मी बीच में बैठ के उसे सॉल्व करा देते हैं, या आपके बड़े भाई बहन उसको बीच में बैठ के सॉल्व करा देते हैं। यही बात होती है, इसको बोला जाता है आर्बिट्रेशन। क्या है, जज साहब बैठे, फिर भी आपने किसी की बात तो मानी, इट इज एन क्वासी जुडिशियल। समझ में आ रहा है। मगर अगर जज साहब बैठ गए तो वो तो बात माननी पड़ेगी, इट इज एन जुडिशरी। समझ में आ रहा है। देन द एनसीएलटी इज अ जुडिशरी, क्वासी जुडिशरी। ठीक है, आइए जरा क्या कह रहे हैं आगे। तो हम अटक गए थे कहां पर, पब्लिक इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड मेंबर और क्रेडिटर्स। डेटर्स की बात नहीं हुई। डेटर समझते हो, इतना टर्म्स तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप समझते हो, है ना, बिल्कुल ब्लैंक नहीं हो। डेटर्स की बात नहीं हुई भाई। रीजन बीइंग डेटर्स इज एन एसेट ऑफ द कंपनी। किसकी बात हुई है, लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी की। अच्छा, कंपनी में पैसा किसने लगाया, मेंबर्स ने, क्रेडिटर्स ने। उनका पैसा ना डूब जाए, कंपनी का डूब रहा है डूब जाए, बट किसका ना डूबे, अदर्स का। ठीक है, ओके। तो ट्राइब्यूनल फर्स्ट ऐसा ऑर्डर पास करे जो किसके फेवर में हो। पहला, मार्क कीजिएगा, फर्स्ट पब्लिक इंटरेस्ट, फर्स्ट कीवर्ड है। सेकंड कीवर्ड है पूरा, इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड इट्स मेंबर एंड क्रेडिटर्स। ठीक है, ओके। पहला ऑर्डर तो समझा एनसीईआरटी का। ये ऑर्डर कब आया, जब सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 6 अट्रैक्ट हुआ। सबसेक्शन 5, 6 at the time of incorporation we are providing false information। हाँ, बाकी सब राइट। तो ही हम किसके पास है, सबसेक्शन 7 में। और किसने ऑर्डर दिया, एनसीईआरटी। कौन बीच में बैठा, जुडिशरी। वेरी गुड। चलिए, सेकेंड ऑर्डर जुडिशरी का, ट्राइब्यूनल डायरेक्ट व्हाट, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर शैल बी। ट्राइब्यूनल ये भी बोल सकता है, यू आर द सब्सक्राइबर, यू आर प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, देन नाउ टुडे योर लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। ये कौन बोल रहा है, हाँ, क्यों बोल रहा है, क्योंकि आपने एज एन सब्सक्राइबर पोजीशन क्या करा है, फॉल्स इंफॉर्मेशन दी। किसको, आरओसी को। फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करी है, इसलिए आपकी लायबिलिटी आज से क्या हुई, ये भी ऑर्डर दे सकता है। थर्ड ऑर्डर पे आते हैं, और है बीच में, एंड है। हाँ, तो या तो ये या तो ये या तो फिर सी, ट्राइब्यूनल डायरेक्ट व्हाट, रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ आरओसी। आपका नाम स्ट्राइक ऑफ कर सकता है, कहां से, आरओसी के रजिस्टर से। ये कौन स्ट्राइक ऑफ कर रहा है, ट्राइब्यूनल। कैसे, अपना ऑर्डर देके कि आज से आप क्या नहीं हो, कंपनी नहीं हो। आपका नाम क्या किया जाता है, समझ में आ रही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, या तो डी में ये भी ऑर्डर दे सकता है, क्या, ट्राइब्यूनल पास एन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप का ऑर्डर भी दे सकता है ट्राइब्यूनल। या तो, एक सेकेंड खत्म करते हैं, या तो ई पॉइंट, पास सच अदर ऑर्डर एज इट मे डीम्ड फिट, जो उसको लगता है वैसा ऑर्डर दे सकता है। रीजन मीन ट्राइब्यूनल इज अ जुडिशरी और यू कैन नॉट कंट्रोल जुडिशरी। आप जुडिशरी को कंट्रोल नहीं कर सकते। जुडिशरी आर दी इंडिपेंडेंट पर्सन, इसलिए बोला
वो जो चाहे वो ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, हाँ जी क्वेरी बताइए। हाँ डेफिनेटली पेनल्टी लगेगी, इन ऑर्डर के साथ पेनल्टी एडिशन में। ये तो बता रहे हैं किस किस नेचर के ऑर्डर आ सकते हैं। पहला, ऐसा ऑर्डर दे जो मेंबर क्रेडिटर्स कंपनी के हित में, पब्लिक इंटरेस्ट में। सेकंड, ऐसा ऑर्डर दे कि कंपनी का नाम ही क्या कर दे, स्ट्राइक ऑफ। मेंबर की लायबिलिटी क्या कर दे, अनलिमिटेड। कंपनी को क्या कर दे, वाइंडिंग ऑफ। एंड फिफ्थ, वो जो चाहे वो ऑर्डर दे दे। रीजन मीन एनसीएलटी इज अ जुडिशियल। समझ में आ रहा है? हाँ कैसे? नो, नाम फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स कुछ दिन के लिए हटाया जा सकता है। ट्राइब्यूनल इसके साथ साथ ये बोलेगा अगर आपने ऐसे ऐसे एक्टिविटी करी तो ठीक है, आपको वापस क्या कर देंगे, दोबारा से कंपनीज बना देंगे। ठीक है ना। वाइंडिंग अप में तो खत्म, क्या करी कंपनी, बंद कर दी। तो स्ट्राइक ऑफ में आपको तारने का मौका दिया जाता है, तारना। वाइंडिंग अप में मार दिया कंपनी को, और स्ट्राइक ऑफ में तारना मतलब चलाओ, तुम कंपनी चलाओ कुछ दिन, हम देखेंगे तुम दोबारा से वही काम तो नहीं कर रहे। अगर आप दोबारा से वही काम कर रहे हो फिर तो वाइंडिंग अप है तुम्हारा। नहीं तो स्ट्राइक ऑफ करके क्या देंगे, कुछ टाइम पीरियड देंगे, तुम चलाओ अपनी कंपनी, क्रेडिटर्स का पेमेंट सेट ऑफ करो, ये सब काम करो, तो देन स्ट्राइक ऑफ करेंगे ना। और कोई क्वेरी? यस, कौन आएगा बीच में? मेरठ की कोर्ट आएगी? कौन सी कोर्ट आएगी? अगर आरओसी आप पे एलिगेशन लगा रहा है, यू आर प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड इट इज अ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, एंड देन सेक्शन 447 इज अट्रैक्टेड। उसने नोटिस भेज दिया आप पे, आप कहाँ जाओगे? कोर्ट के पास जाओगे। और कंपनीज एक्ट में कोर्ट का नाम क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। अरे यस या नो? नहीं तो क्या करो, भुगत लो। अगर आप दे सकते हो 447 की पेनल्टी दे दो, खत्म हो गई बात। नहीं देनी तो किसके पास जाओ? एनसीएलटी के पास। और कोई क्वेरी? सेक्शन 7 खत्म हो रहा है यहाँ पे, देख लो। पक्का? हाँ, नहीं, अगर आपने सेटिस्फाई कर दिया आई एम नॉट डूइंग एनी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, इट इज एन ओमिशन, तो ठीक है, फिर पेनल्टी नहीं लगेगी। ट्राइब्यूनल क्या करेगा कि जो चार्ज लगाया था किसने, आरओसी ने, इसको क्या कर रहा हूं, रिलीज ड्यू टू इट इज एन ओमिशन। ठीक है, ओके जी। हाँ क्या? हाँ, तो जब तुमने ऐसा काम करा, गलत काम क्यों करा, कुछ तो पेनल्टी लगाएंगे ना। अच्छा, ये पेनल्टी हर केसेस में लगेगी? कब लगेगी? जब ट्राइब्यूनल सेटिस्फाई हो जाए दैट व्हाट यू आर डूइंग फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यू आर प्रोवाइडिंग false information, suppression of material fact, etc. समझ में आ रहा है? Now section 7 is finished. चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। Now एक इंफॉर्मेशन दे रखी होगी आपको। नेक्स्ट, यस, स्पाइस। समझते हैं क्या है स्पाइस? आओ इधर 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 इधर। हमने पढ़ा था ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। हमने बात करी 4 डॉक्यूमेंट जाएंगे, 4 इंफॉर्मेशन, किसको? बट आजकल डॉक्यूमेंट पेपर फॉर्म में नहीं चलता, कैसे चलता है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, पीडीएफ, राइट। पीडीएफ की फुल फॉर्म आपको होगा को लीजिए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। चलो सही है। पीडीएफ फॉर्म में जाएगा क्या? सारे के सारे डॉक्यूमेंट।
और उसी पीडीएफ में क्या अटैच हो जाएंगे, डिजिटल सिग्नेचर, राइट? ये पढ़ाया था ना। जो हम 4 डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, 4 इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उस फॉर्म का नाम है स्पाइस, ठीक है? ये कोई भी डॉक्यूमेंट एज इट इज नहीं जाएंगे, किस फॉर्म में जाएंगे, स्पाइस। उस ई फॉर्म का नाम है स्पाइस। देखते हैं क्या कह रहा है लॉ आपसे। स्पाइस देखिए जरा, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर व्हाट MCA has taken various initiatives for ease of doing business. In a step towards ease setting of business, MCA has simplified the process of filing of form for incorporation of a company through simplified performa for incorporating company electronically. Then स्पाइस में क्या किया जाएगा, वो 4 डॉक्यूमेंट 4 इंफॉर्मेशन, ठीक है? कौन से फॉर्म में, स्पाइस में। अब फॉर्म का नाम पता चल गया, चले आगे, ठीक है? आगे चलते हैं। सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट हमारे कोर्स का पार्ट। सेक्शन 9 की तरफ चलते हैं, फिर कोर्स का पार्ट नहीं है ना? अच्छा, कैसे है? सेक्शन 8 कंपनी तो थी ना, भूल गए तुम लोग? हाँ, अब बताओ जरा, अब तुम्हारी पेनल्टी है उसकी, क्या क्या लिखा था सेक्शन 8 में? कौन बताएगा अपनी इच्छा से? कोई बताएगा? नहीं। सर सेक्शन 8 कंपनी एनजीओ जिनके कुछ ऑब्जेक्ट होते थे फॉर प्रमोटिंग आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट एक्टिविटीज इन इंडिया, ये जो भी प्रॉफिट कमाएंगे अपने ऑब्जेक्ट्स में लगाएंगे। इट इज प्रोहिबिशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू इट्स मेंबर। भूल गए क्या तुम लोग? इट इज इन सेक्शन 8 कंपनी। इन्हें एक लाइसेंस लेना पड़ता था सीजी से, और वो रिवोक भी हो जाता था अगर कंडीशंस आप फुलफिल नहीं कर रहे या आप ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हो। और सीजी आपको बोलती थी क्या तो अमलगमेट, कन्वर्ट हो जाओ किसके साथ, दूसरी एनजीओ के साथ जिसके सिमिलर ऑब्जेक्ट हो, या वाइंडिंग अप हो जाओ, बोलते थे ना? भूल गए तुम लोग? चलो, तो सेक्शन 8 वहां पे दे रखा है। अब क्या पढ़ना है? सेक्शन 9 हमने पढ़ रखा है। सेक्शन 9 पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। बस इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन पढ़ने से पहले मुझे आपसे कुछ पूछना है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी? सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कॉमन सी, लिमिटेड लायबिलिटी, परपेचुअल स्टेटस। 5 ही थे, ये इफेक्ट हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन के बाद। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक कब मिलेंगे? आफ्टर रजिस्ट्रेशन, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। ये सेक्शन आपको 9 बोलता है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। पढ़िए जरा, कहीं कहीं मिलते जाएंगे पॉइंट, मार्क करते जाना। चलो, सेक्शन 9 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स फॉर द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9, मार्क कीजिएगा, फ्रॉम, कौन सी डेट से? फ्रॉम द डेट ऑफ इन। ये कहां से मिलेगी डेट? वेरी गुड, लिखिए, which is mentioned in COI. Date of incorporation mentioned in certificate of incorporation. ठीक है। According to section 9, from the date of incorporation, लिखा दिया आगे लॉ ने, mentioned in certificate of incorporation, the subscriber to the memorandum and all other person who may time to time become member of the company shall be a बॉडी प्रॉफिट। फर्स्ट इफेक्ट आ रहा है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, कौन सी तारीख से? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से। कंपनी क्या मानी जाएगी? बॉडी। मार्क कीजिए, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, बॉडी कॉर्पोरेट। बाय द नेम कंटेन इन द मेमोरेंडम such a registered company be capable for exercising all function of an incorporated company under this act and having
perpetual succession. आ गया? आगे चलते हैं. With the power to acquire, hold, dispose of property both movable as well as immovable, tangible, intangible, to contract, to be sued by the said name. ठीक है. तो characteristics की बात हो रही है. ये characteristics कब मिलेंगी? कौन सी डेट से? डेट ऑफ इनकम which is mentioned in very good. ये सेक्शन 14 है. आगे चलता है. यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलिए. From the date of incorporation mentioned in the certificate, the company can become a, है क्या? Separate from its incorporators या members, and there comes into existence a binding contract between the company and the member as the evidence by the memorandum and article of association. ठीक है. बाकी केस लॉ इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर आंसर. केस लॉ फाउंडेशन में नहीं पूछे जाते, आप कोट करेंगे. बाकी पढ़ने तो आप होमवर्क में कर सकते हैं. ठीक है. यहाँ सेक्शन से बात हो गई. फाउंडेशन में केस लॉ नहीं पूछे जाते, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे. रेस्पेक्टिव एक केस लॉ आएगा कंपनीज एक्ट में, वो हम करेंगे. चले. उसमें भी है बट हमें नहीं करना, क्वेश्चन नहीं आते उससे. चले. यस सर. आइए. इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल दिख रहा है पैराग्राफ? यस सर. अच्छा. सेक्शन कौन सा है? अभी कौन सा करें? पूरी पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स मिलनी. कितनी मार्क करी आपने? और बाकी दो कौन सी है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन तो हो ही जाएगा. और डीम्ड कॉमन सील रखनी मैंडेटरी है, ऑप्शनल है. लिख लो. आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन डीम्ड कंडीशन और कॉमन सील इज एन ऑप्शनल कंडीशन. रखिए या मत रखिए, आपकी मर्जी है. चले. आगे क्या कह रहा है? इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल. चलिए सेक्शन 10 पढ़ रहे हैं. As per section 10 of the Companies Act 2013, where the memorandum and article when registered, okay, shall mark करेंगे, यहाँ से important है. Shall means bind हो जाएंगे. किसको? कंपनी को. क्या bind हो जाएगा? जो मेमोरेंडम में बातें लिखी, जो आर्टिकल में बातें लिखी हैं, वो बाइंड हो जाएंगी किस पे? कंपनी पे. एमओए में क्या लिखा होता है? शायद 12th में नाम तो सुना होगा, पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत. ऐसी बात नहीं है. एमओए में क्या क्या बात होती है? चलो. एओए में क्या क्या बात होती है? एमओए में होते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनी. किस उद्देश्य से ये कंपनी बनी है, वो कहाँ लिखा जाता है? एमओए. एओए में इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कंपनी, जिसे बोला जाता है बायलॉस. बायलॉस ये क्या बता दिया? बायलॉस है जी. What do you know bylaws? अच्छा, ये bylaws क्या होंगे? कहाँ लिखे होंगे? अच्छा, लॉ तो पता है क्या? अरे जो हम पढ़ते हैं, जो क्लास चल रही है, लॉ की चल रही है. लॉ इंक्लूड्स 1000 बार बता रखा है. एक्ट्स, रूल्स, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस,
जजमेंट्स, अमेंडमेंट, इंस्ट्रक्शंस, ये किसका पार्ट है? लॉस। ठीक, बाय लॉस ये ऐसे लॉ हैं जो किसी और पे नहीं लगेंगे। किस पे लगेंगे? केवल और केवल कंपनी पे। जैसे कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल, सेक्शन 1 क्या कहता है? शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेबिलिटी एंड एक्सटेंट। कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग J&K, बट बायलॉज इज एप्लीकेबल टू दिस कंपनी ओनली। तो ये क्या होता है? AOA, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन, व्हिच इज एप्लीकेबल टू दिस कंपनी ओनली। इसे इसलिए क्या बोला जाता है? बायलॉज। समझना? अच्छा, MOA ऑब्जेक्टिव, कंपनी किस उद्देश्य से बनी है। फॉर एन एग्जांपल थोड़े MOA बताएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है। IT कंपनी बनानी है, क्या वो ऑब्जेक्ट बताओ। ये बनाने पड़ता है, फीस ले लो ना क्लाइंट से। अच्छा, इधर 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 आपने स्पाइस प्लस तो सुना ना, उसमें लिखने पड़ते हैं MOA की जगह, क्योंकि MOA इज अ वन डॉक्यूमेंट। आपने बोला ना 4 डॉक्यूमेंट, फर्स्ट, सेकेंड, कुछ लिख के भेजोगे, खाली भेज दोगे? ऊपर लिखोगे MOA और खाली है सब कुछ ऐसे, आप इसी वापस भेज देगा। MOA में आपने बोला क्या क्या लिखूंगा? ये लिखोगे ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब मुझे बताओ, एक कंपनी है, एक डायरेक्टर आया आपके पास, उसका ऑब्जेक्ट है IT कंपनी बनाना। कोई दिक्कत नहीं है, बनाइए। अब उसके ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या लिखोगे? और मैं बता दूं 6 मेन ऑब्जेक्ट लिखने होते हैं मिनिमम, और 16 एडिशनल ऑब्जेक्ट लिखने होते हैं। हाँ जी सी साहब। हाँ जी, व्हाट? मेन, एडिशनल? एडिशनल पहले मेन भरेंगे ना। एक्विजिशन ऑफ गेन्स फ्रॉम व्हाट? आवाज नहीं समझ में आई, आप बोल रहे हो? हाँ, फ्रॉम व्हाट? मेन या एडिशनल? मेन। अच्छा, हमसे एक मेन ऑब्जेक्ट थे यार, नहीं हो रहा। IT कंपनी का क्या उद्देश्य होगा? प्रॉफिट तो सबका ही होता है, एडिशनल है वो तो। टेक्नोलॉजी, ठीक है, हमने IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिख दी। आपको पता है सौरभ सर IT पढ़ाते थे। सौरभ सर IT पढ़ाते थे, हम उनसे IT पढ़े हैं। उनका मेन कोर एरिया IT है, मतलब और भी सब्जेक्ट्स हैं, बट उन्होंने IT से स्टार्ट करा था। अब IT नहीं है CA एग्जाम में, ना इंटरमीडिएट लेवल पे ना फाइनल पे। पहले इंटर पे भी थी IT और फाइनल पे भी थी। अच्छा, क्या उद्देश्य हो सकते हैं? AI सुना है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको क्लाइंट आ गया कि सर मेरे को एक IT कंपनी बोल रहे हैं, मैं उसमें ना AI से रिलेटेड वर्क करूंगा। अच्छी बात है भाई, तो ऑब्जेक्ट्स तो तैयार करोगे, बिकॉज यू आर दी CA। क्या लिखोगे ऑब्जेक्ट में? अच्छा, ये MOA कितने पेज का होता होगा? एग्जाम्पल 4-5, 1-2 पेज। हाँ, कितनी 1-2 पेज। अच्छा, हमारा कंपनी जब कितने पेज का? गिन लो फटाफट। ऐसे डल से क्यों बैठे हो ऐसे? बिल्कुल 34। MOA कितने पेज का होता होगा? अच्छा चलो, AOA कितने पेज का होता है? 40 पेज का होता है AOA मिनिमम, और 35 पेज का होता है MOA मिनिमम।
हाँ अब इस पर डिस्कशन चलेगा कि बहुत अच्छी बात पता चल गई। और कंपनीज एक्ट कितने पेज का फाउंडेशन में? 34। हम तो सारा कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं। थैंक्स टू आईसीएआई हमें कुछ भी नहीं दे रहा। 470 सेक्शन है कंपनीज एक्ट। नाउ एमओए का मेन ऑब्जेक्ट मैं बताता हूँ आपको। आईटी कंपनी है टू डेवलपमेंट इंस्टॉलेशन of information system या information technology related softwares through AI, artificial intelligence. It is a main objective. आप मेन ऑब्जेक्ट ये नहीं बोलोगे हम सेल्स करेंगे या प्रॉफिट कमाएंगे। इट इज एन एडिशनल ऑब्जेक्ट। आप कुछ बेचोगे सेल्स ही होगी, कुछ बेचोगे प्रॉफिट होगा। इट इज एन एडिशनल ऑब्जेक्ट। बट मेन ऑब्जेक्ट क्या है कंपनी का? इंस्टॉलेशन, डेवलपमेंट, आईटी सॉफ्टवेयर्स थ्रू एआई। इससे रिलेटेड आपको मेन ऑब्जेक्ट लिखना होता है। किस में लिखना होता है? एमओए। और एओए में क्या लिखना होता है? इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन। मैं फाइनेंस देख रहा हूँ, तू परचेज देख ले, तू ये कर ले, तू वो कर ले, इस तरह से। ठीक है? इट इज एप्लीकेबल टू दैट कंपनी। ठीक है? नाउ सेक्शन 10 पे आओ फटाफट। इफेक्ट ऑफ किसका? एमओए एंड एओए एज पर सेक्शन 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 where the memorandum and article when registered जब आरओसी ने क्या कर ले? रजिस्टर्ड कर ले। ठीक है? when registered आगे shall ये हो जाते हैं क्या? 100% बाइंड। जो लिखा है आप उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। अगर आपने आईटीसी से रिलेटेड ऑब्जेक्ट लिखे हैं, यू आर नॉट डूइंग स्पोर्ट्स एक्टिविटी इन दी कंपनी। रीजन में योर ऑब्जेक्टिव इज, समझ में आ रहा है? You are not selling any sport product. You are not selling any pharmaceuticals. You are not providing coaching. You are not providing any service other than IT. जिस उद्देश्य के लिए कंपनी बनी है वो ही फॉलो करना है। कौन बोल रहा है? सेक्शन 10। तो आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ एमओए एंड एओए shall be bind किसके? Shall be bind the company and members thereof to the same extent as if they respectively had been signed by company and by each member. आपने पढ़ा था ना MOA, AOA shall be signed by all the subscribers. ठीक है? यहाँ पे भी सेम बोल रहा है। And the agreement to observe all the provision of the MOA and AOA, all money payable by any member to company. कौन सी मनी? शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल। याद है? यही बोल रहा है। ऑल दी मनी, ऑल मतलब सारी, एप्लीकेशन से फाइनल कॉल तक। ऑल दी मनी पेबल बाय मेंबर टू द कंपनी अंडर द मेमोरेंडम और आर्टिकल शैल बी आर, मार्क करेंगे, शैल बी आर डेट ड्यू फ्रॉम हिम टू कंपनी। वो क्या माना जाएगा? डेट। कब तक? जब तक आप उसका पेमेंट नहीं करते। वो क्या माना जाएगा? डेट माना जाएगा, उधारी मानी जाएगी। किस पे? कंपनी पे। समझ में आ रही है इतनी बात या नहीं? कुछ अगर क्वेरी हो तो यही रुक जाते हैं। सेक्शन 10 ही हुआ है। सेक्शन 7 कंपनी इनकॉर्पोरेशन, 4 डॉक्यूमेंट, 4 इंफॉर्मेशन। सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 9 इफेक्ट आफ्टर रजिस्ट्रेशन with 5 characteristics as it is. Section 10 effect of MOA AOA after registration. It is bind on company as well as जो लिखा है वही करना। या तो फिर पहली जब MOA बना रहे हो ना, वहां पर 2 ऑब्जेक्ट लिख दो, एक तो IT से रिलेटेड, एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड। You are not doing any activity other than object mentioned in the MOA. But in India, more than 50% in Indian company are doing activity other than MOA. It is a contravention of section 10. समझ में आ रहा है? Yes. समझ में आ रहा है? चलिए आज की क्लास करते हैं यही समाप्त। प्लस एक आपको होमवर्क इसी पेज पे आपको दिख रहा होगा, कॉन्सेप्ट नंबर 5, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। ये बचपन में पढ़ा ही होगा। फर्स्ट पॉइंट आ रहा है
नॉमिनल, ऑथराइज और रजिस्टर्ड कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल, नेक्स्ट पेज पे आओ। इशूड कैपिटल क्या होता है ये पढ़ना है आपको। नेक्स्ट सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप, पेड अप और कौन सी रही, अनपेड अप, जिसे कॉल्स इन एरियर्स बोलते हैं, उसके बारे में आप लिख के लाओगे। कैसे हायरार्की कैसे चलती है, ऑथराइज, इशूड, उसमें से सब्सक्राइब, उसमें से पेड अप और जो नहीं पे करी अनपेड अप या कॉल्स इन एरियर्स। तो कौन सी नहीं लिखी आईसीआई ने, उसके लिए आप लिख के लाओगे अनपेड अप कैपिटल, कॉल्स इन एरियर्स के बारे में। ठीक है, ये होमवर्क रहा आपका, इसको पढ़ के आना है। नेक्स्ट होमवर्क कॉन्सेप्ट नंबर 6, शेयर्स। कितनी तरह के होते हैं पढ़ के आएंगे पहले, फिर कल मैं बात करूंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 5 एंड 6 होमवर्क है, कल डिस्कस करते हैं बाकी। चलिए अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। मंडे से आपका टेस्ट स्केड्यूल हो गए हैं। पहले तो आपने हमें इस तरह से देखे हटवा दिए थे, है ना। स्केड्यूल आपको मैक्सिमम आज मिल जाएगा। टेस्ट पेपर बन गए हैं, चेक भी हो गए मेरे द्वारा, कुछ मिस्टेक नहीं है उसमें। मंडे से आपके स्टार्टिंग से पार्टनरशिप पार्ट 1, 2, 3 है और LLP एंड देन कंपनी। अभी स्केड्यूल LLP तक मिलेगा, नेक्स्ट स्केड्यूल कंपनीज का हो जाएगा। इतना हमारा कंपनीज है, यूनिट वाइज होंगे, यूनिट 1 देन 2। यूनिट 1 के भी 2-3 टेस्ट होंगे, वो आपको स्केड्यूल में मिल जाएगा। ठीक है, कब से, मंडे से। ठीक है, आई होप सभी स्टूडेंट उस टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 10 से 12 क्वेश्चन अभी हैं पास्ट ईयर में जो टाइप ऑफ कंपनी से आ रखे हैं, बट एक दो बच्चों को छोड़ के किसी ने भी चेक नहीं करा है। मैंने आपको होमवर्क दे रखा है ना, चलो माफ कर दो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, पास्ट ईयर को जो मैं क्वेश्चन मार्क करा रहा हूँ आपको, वो आपको होमवर्क में करके लाना है। ठीक है, आइए जरा। अच्छा, पेज नंबर बस पेज नंबर 454 पे आओ। कंपनीज एक्ट के स्टार्ट दिख रहा है, हाँ, इसका एक बार ग्राफ पढ़ो। अब रिसेंट 24-25 में कितने मार्क्स के लिए आ रहा है, 14 से 15 मार्क्स के लिए कम होते हैं। कल कितना लगा था, 33 प्लस 14 कितना हुआ, तो सर ऐसे आगे हो गया कैलकुलेटर के, अब हमसे कोई कैलकुलेशन 47 approximately 50, the half of syllabus is done when the company's act is completed। हाफ का है लगभग है, अभी तो स्टार्ट करा कि कैसे हो गया हमारे साथ, है ना। आधी जगह हम जीत चुके हैं, आधी लड़नी है, और जो बाकी जन है ना, नेगोशिएबल, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और इवन तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। हाँ, तो ऐसे ही बोलोगे आपने सब कुछ कर रखा है, आप सीए हो। चलो पेज नंबर 454 आइए जरा, क्वेश्चन मार्क करें होमवर्क के लिए। क्वेश्चन ऑफ पेज नंबर 454 पे जो क्वेश्चन है 2021 जून जुलाई, ये होमवर्क है आपके लिए। दो 2018 में पेज नंबर
455 होमवर्क है। जून। बेटा बात नहीं करनी, बस ये नोट करके कितनी भी बात करना। नेक्स्ट। इसके नीचे टाइम रिक्वायर्ड भी लिखा है, सभी आंसर्स के नीचे। मैच करने की कोशिश करना कि हम इतने मिनट में कर पा रहे हैं या नहीं। रीजन नहीं कि मैक्सिमम टाइम है एग्जाम में लिखने का, लिख रहा होगा ना आपको 9 मिनट्स, 4.5 मिनट्स, है ना, इतने टाइम मैक्सिमम। इससे कम में कर रहे हो तो ठीक है। 2020 नवंबर, पेज नंबर 459। नेक्स्ट आइएगा, यस 460 2020 नवंबर। हाँ थोक में मिलता है यहाँ, होमवर्क थोक में मिलता है एक ही बार। चलो आगे चलिए। जुलाई पेज नंबर 465 पे आइए। 2021 दिसंबर का क्वेश्चन है, पढ़िए मेरे साथ क्या लिखा है। What do you mean by the term capital? Describe its classification in the domain of, कितने मार्क्स, क्या लिखना है इसमें? Authorize, issue, subscribe, कितने मार्क्स? और आप कहते हो भारी है क्वेश्चन। कोई बच्चे क्वेश्चन है जो आज दे रहे हैं। आप तो छोटे बच्चों को छोटे क्वेश्चन दे रहे हैं ना। बस बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 भी है।
बात थोड़े से रह गए। अभी थोड़ी देर आवाज नहीं आ रही अच्छा कलर चेंज करा आज से आपकी छुट्टी ठीक है जैसे पूरी बुक करनी है पूरी बुक कर दो। बैन करता हूँ 5-6 और बस 5 इसके बाद कलर चेंज करो ग्रीन ले बस केवल 5 लास्ट है ये कर चुके कुछ बच्चे कर चुके थे अब आप अपना लेवल देख लो वो मैं नहीं बता सकता ठीक है देखो मेरी बात सुनो इधर इधर मेरे लिए आप सब एक समान हो मुझे नहीं पता मैं सबको एक सी नॉलेज प्रदान कर रहा हूँ मुझे नहीं पता कि कौन कितने मार्क्स लाएगा वो उस नॉलेज को कैसे इस्तेमाल कर रहा है मगर कुछ बच्चे कर चुके हैं तो मुझे बाकी बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना कि सर आपने बोला तो था बट हमने करे नहीं पता नहीं हमें कौन से क्वेश्चन है समझ नहीं आ रहे और ये जितने लिखे हैं ना सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं और बहुत अच्छे से रिवाइज कर चुके हैं पता है बात आपको तो मैं आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता किसी के साथ ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन ना लिख के ऐसा बोल दूं कि नहीं कर लो घर में नहीं समझ में आना तो लिख दिए करना है क्वेश्चन बस ठीक है चलो